इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 13वें चैप्टर सांख्यिकी इसकी प्रश्नावली 13.1 करेंगे। यह पूरी प्रश्नावली माध्य पर आधारित है। आप देख सकते हैं ये प्रश्नावली 13.1 है और इसमें कुल 9 प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। अलग अलग विधि से किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी विधि का प्रयोग होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो ये आंकड़े एकत्रित किए और जैसा आप देख सकते हैं ना कि घरों की संख्या है, पौधों की संख्या है, यानी एक घर ऐसा है जिसमें 0 से लेके 2 पौधे हैं, 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से लेके 4 पौधे हैं और इस तरह से ये है। हमने ज्ञात करना है इनका माध्य, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो सारणी यहाँ पर है, ये आंकड़े हैं, इनका माध्य हमने ज्ञात करना है। ठीक है, बाद में ये पूछा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो है प्रत्यक्ष विधि। देखो मैं आपको समझाता हूँ। माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं, ये आप देख सकते हैं 3 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। अब ऐसा है कि जब हमारे पास छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जिनका हम आसानी से आपस में गुणा कर सकें, तो सबसे सही है कि हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है और इसकी छोटी सी सारणी भी बनती है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो उसमें सही रहता है कि हम फिर कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करें। तो पहली बात तो यह है कि हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं छोटी छोटी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर है हम सॉल्व करने के बाद में लिख देंगे कि क्योंकि इसमें यह है ना कि किसका प्रयोग किया, यानी जब हम एक बार माध्य ज्ञात कर लेंगे प्रत्यक्ष विधि से तो हमें बताना होगा कि हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग यहां पर क्यों किया। और आपको समझ आ गया कि क्यों किया, क्योंकि ये जो संख्याएं इसमें है छोटी छोटी संख्याएं हैं तो इनका आपस में गुणा करना आसान है, इसलिए हम मतलब ये छोटी छोटी संख्याएं हैं और यहाँ पर इनका आपस में जो हम गणना करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो वो आसान रहेगा, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया, तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप हमेशा याद रखना कि जो चीज़ ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पर हमने माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का फॉर्मूला हम लिख देंगे कौन सा वाला, प्रत्यक्ष विधि वाला, क्योंकि उससे क्या रहता है कि हमें यह आइडिया रहता है कि सारणी किस तरह से बनानी है। तो फॉर्मूला है माध्य का, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, इसमें अक्सर हम कभी कभार आई लगा देते हैं या आप नहीं भी लगाओ कोई बात नहीं है, लेकिन ये माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या है, देखो ये तो होता है x, नहीं ये भी x नहीं है बल्कि पौधों की संख्या है, x ज्ञात करेंगे जब इनका मध्य बिंदु निकलेगा। तो एक जब हम यहाँ पे सारणी बनाएंगे तो एक तो ये इसमें ये आएगा, एक में फिर x आएगा जिसमें हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ये है f बारंबारता फ्रीक्वेंसी, और एक में इसका गुणा करेंगे f और x का। तो कहने का ये मतलब है कि 4 यहां पर कॉलम बनेंगे, 4 स्तंभ बनेंगे जो सारणी हम यहां पर बनाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले फॉर्मूला लिखना आवश्यक है ताकि हमें पता रहे कि कितने हमने यहाँ पे कॉलम बनाने हैं। ओके, तो बनाते हैं। एक तो इसमें तो 2 लगेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सबसे नीचे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट। तो 2 तो ऊपर वाले के लिए छोड़ दो जो हम वहाँ पे लिखेंगे, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये है, और एक लास्ट में योग करने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखो मैं आपको टेबल बनाना भी सिखा रहा हूँ। अब हमने 4 कॉलम बनाने हैं, चलो बराबर दूरी पे ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगी पौधों की संख्या, ये वर्ग अंतराल होता है। यहाँ पे पौधों की संख्या लिख देते हैं 0 से 2, 2 से 4, ये सब है।
ठीक है। मध्य बिंदु x, ये मध्य बिंदु है, x लिखो या एक्स आई भी आप लिख सकते हो। चलो मध्य बिंदु निकालते हैं पहले। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 0 और 2 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो साफ दिख रहा है कि 1 होगा, लेकिन फिर भी तरीका यह है कि इनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 2/2 यानी 1। ऐसे ही इसका मध्य बिंदु 2 और 4 का मध्य बिंदु साफ पता चल रहा है कि 3 होगा, लेकिन प्रॉपर तरीका यह है, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो इनको प्लस करो, 4 2 6 और 6 का हाफ कर दो 3, है ना। इनको प्लस करो, 2 से भाग दे दो, इसको प्लस करो, 2 से भाग दे दो, 6 4 10, 2 से भाग देंगे 5। और वैसे भी देखो ये 2 2 करके नीचे बढ़ रहा है ना, 0 2 4 6, तो ये भी 2 2 करके नीचे बढ़ेगा। इसके बीच में 7 आएगा, फिर 9 है, 11 13। अब है यहाँ पे घरों की संख्या। घरों की संख्या बारंबारता होती है, इसको हम f नाम देते हैं, या आप fi भी लिख सकते हो। ये क्या है, 1 2 1 5, और फिर f और x का आपस में गुणा करते हैं। ओके, तो f और x का गुणा करेंगे, एक एक ही कम एक, 2 3 6, 5 ही कम 5, 7 5 35, 6 9 54, 22 39, है ना। 33 39, 22, 6 9 54, 7 5 35 5, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो यह आएगा 9 2 11, 15 20, 32 का 2, 3 3 6, 6 2 8, 5 13, 3 16, 162। तो अब देखो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में f और x है, तो fx हमने गुणा कर दिया है इसका, और योग भी कर दिया। देखो जहाँ पे ये सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब योग होता है, समीशन, सम, योग, तो ये हमने कर दिया है। साथ में f का भी योग चाहिए हमें, f है ये, इसका योग, ये 20 ही होगा क्योंकि 20 घर हैं। फिर भी देख लो, 3 2 5 6 11, 11 5 16 17 18 19 20, ठीक है, ये हो गया। तो इसीलिए माध्य क्या होगा, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये है 162 बटे 20, भाग देंगे, पॉइंट यहाँ पे लगाइएगा, 2 8 16, और ये आंसर आ गया है, ठीक है। और हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं छोटी छोटी हैं। और इस तरह से हम अपना फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे अंत में, क्योंकि पूछा भी गया है ना कि किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि आंकड़े छोटे हैं और गणना में सरल हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, और ये कंप्लीटली ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, उसमें ये जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी संख्या है और उनकी दैनिक मजदूरी है कि 12 मजदूर ऐसे हैं जिनको 500 रुपये से 520 रुपये तक मिलते हैं रोज़, और इस प्रकार से ये है, ठीक है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने ये जो आंकड़े दिए हैं इनका माध्य ज्ञात करना है, यानी मीन हमने ज्ञात करना है। और उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए कौन सी विधि यहां पर हम प्रयोग करेंगे, सोचो जरा। तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि 3 विधियां होती हैं हमारे पास माध्य ज्ञात करने की, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो सिंपल ये है कि जब छोटी छोटी संख्याएं होती हैं हम इसे यूज करते हैं, जैसे संख्या थोड़ा और बड़ी होती है ये, और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में हम इसे यूज करते हैं। ये करना चाहिए, मतलब होने को तो ये किसी से भी हो जाएगा, कोई भी विधि का प्रयोग करेंगे आंसर सेम आएगा। लेकिन उपयुक्त विधि कौन सी है, उपयुक्त विधि यहाँ पर पग विचलन विधि है। कारण क्या है, क्योंकि आंकड़े में जो संख्याएं हैं वो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो गणना हमारे लिए आसान रहेगी, ठीक है। ओके, तो हम ये लिखेंगे कि दिए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, देखो यहां पर हमने सारणी बनानी है, लेकिन हमेशा आप याद रखना, सांख्यिकी चैप्टर में कोई भी आप प्रश्न करें सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दिया करो। तो फॉर्मूला इसमें होता है माध्य ज्ञात करने का,
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, यह है फॉर्मूला। अब सोचो इसमें कितने कॉलम बनेंगे। तो एक कॉलम तो हो गया हमारा इसके लिए वर्ग अंतराल जो आएगा, दूसरे कॉलम में आएगा x जो कि इसका मध्य बिंदु होता है, तीसरे कॉलम में आएगा f जो यहां पर ये श्रमिकों की संख्या ये f है, चौथे कॉलम में क्या आएगा देखो, जब हम d ज्ञात करेंगे जिसमें a माइनस करना होगा इससे, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, पहले प्रॉपर सारणी में कितने कॉलम बनेंगे वो मैं यहां पे लिख देता हूं d। अगले में फिर होगा u निकलेगा जो कि होता है d अपॉन h, और फिर अगले में f और u का गुणा होगा। तो पग विचलन विधि में कितने कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये जो मैं यहाँ पे लिखा आराम से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे ये पता करना था कि कितने कॉलम बनेंगे। ओके ठीक है। सबसे पहले इसमें दैनिक मजदूरी जो वर्ग अंतराल हमारा है रुपयों में, ओके। फिर ये आएगा यहाँ पे मध्य बिंदु जिसको हम x कहते हैं। फिर यहाँ पर है बारंबारता, श्रमिकों की संख्या, f हम जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बारंबारता। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं x माइनस ए, आप चाहो तो इसको d नाम दे दो कि d बराबर x माइनस ए, ओके। और अगर d नहीं लिखना चाहो तो केवल ये भी लिख सकते हो x माइनस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। d अगर आपको लिखना भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें आता है u जिसमें हम इसको भाग देते h से, एंड फाइनली हम गुणा करते हैं f और u, हमें चाहिए ना f और u का आपस में गुणा करते हैं। चलिए 500 520 इस तरह से है 600, ठीक है। श्रमिकों की संख्या भी चलो लिख देते हैं 12 14 8। अब यहाँ पर इसका मध्य जो यहाँ पर यह है इनका मध्य बिंदु ज्ञात करके यहाँ पे लिखना है। तो 500 और 520 का मध्य बिंदु क्या होगा, साफ दिख रहा है कि 510 होगा। फिर भी आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इनको प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, 2 से भाग दे दो, तो ये होगा प्लस करके 1020, 2 से भाग देंगे 2 पचे 10, 2 एकम 2, ये 510, ठीक है ना। अच्छा अब फिर इसके और इसके बीच 530 आएगा, 550, वैसे भी देखो 20-20 करके नीचे बढ़ रहा है तो ये भी 20-20 करके नीचे बढ़ना चाहिए, 570 एंड 590, ओके। इनके बीच ये आया है 560 580 के बीच, ये ठीक है, सब ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ए माइनस करना है। ए क्या है, ए है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन ए। तो ये इनमें से किसे हम लें, किसी एक को इनमें से एक लेते हैं तो सबसे बेस्ट है कि बीच वाला ले, तो ये हमने लिया ए। ये अलग बात है कि आप इसे लोगे तो भी आंसर आ जाएगा और इसे लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब इसमें से 550 को घटाओ, 510 में से 550 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा -40, इसमें से इसे घटाया -40, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा -20, फिर ये 0, इसमें से इसे घटाएंगे तो 20, और इसमें से इसे घटाएंगे तो 40, ओके। अच्छा यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको भाग देंगे h से। h क्या होता है, h होता है जो वर्ग माप है, उसे h वर्ग माप होता है। तो ये अंतर क्या है, 20 है ना, तो 20 से इनको भाग दे देंगे हम, 20 से इन्हें भाग देंगे हम, तो क्या होगा, 20 से अगर इसको भाग दिया, देखो h यहाँ पर 20 है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि h बराबर 20, तो 20 से इसको भाग देंगे, है ना 20, ये अंतर 20 है, ये अंतर 20 है,
तो 20 से इसको भाग देंगे तो 2 बचेगा, फिर इसे भाग देंगे 1, ये 0 है, ये 1, और 20 से इसको भाग देंगे 2। यहाँ तक ठीक है। और अब क्या करना है, हमने इनका आपस में गुणा करना है, f और u का। 12 दूनी 24, 14 कम 14, 0, 6, 20। समझे? अब इससे कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को का अलग हिसाब करते हैं, इनको अलग प्लस करो, माइनस माइनस वालों को अलग प्लस करो, तो ये हुआ माइनस का 38। अब देखो 38 में से 26 गया, 12 बचते हैं, लेकिन बड़ा माइनस का है तो माइनस आएगा। तो फॉर्मूले में देखो, एक तो है सिग्मा एफ यू, यानी एफ यू जो है इसका योग हमने करना है, और एक एफ का योग करना है जो कि ये है। तो ये वैसे लिखा है, कितने श्रमिक हैं, 50 श्रमिक हैं, लेकिन दोबारा योग कर लेते हैं, 8 से 14, 18, 20, 3। ठीक है, यहां तक सब समझ आ गया। तो इसीलिए माध्य तो पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। तो ए क्या है, 550, सिग्मा एफ यू -12, सिग्मा एफ तो इसका टोटल कर लेते हैं, 8 से 14, 4, 18, 20, 0, और 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आ चुका है, सिग्मा एफ यू आ गया है, सिग्मा एफ आ गया है, सारी चीज़ें वो आ गई हैं जो फॉर्मूले में हमें चाहिए। ए हमें पता है, एच हमें पता है कि 20 है। तो अब हम लिखते हैं कि इसलिए माध्य पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए है 550 प्लस सिग्मा एफ यू -12 बटे ये है 50 गुणा 20, एच 20 है, ठीक है ना, ये जो वर्ग माप है 20। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 550 माइनस 12 दूनी 24 बटे 5, 4.8, और ये आ जाएगा 545.2। तीसरा प्रश्न है, यहां पर ये सारणी दी है और हमने ये जो बारंबारता है एफ, ये ज्ञात करनी कि एफ क्या है। यहां पे निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18, यानी माध्य यहां पर है 18। हमने ज्ञात करना है कि ये जो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, लुप्त बारंबारता है, ये हमने ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। ओके, देखो ऐसे प्रश्न करने में, माध्य के प्रश्न करने में हमारे पास हमेशा ये दुविधा रहती है कि कौन सा मेथड यूज करें, क्योंकि इसके 3 मेथड हैं, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है। और यहां पर जो संख्याएं हैं इनको देखकर हमें बताना होता है, मतलब देखो आंसर तो किसी से भी आ जाएगा और सही आएगा हर बार अगर हम सही से करेंगे। तो यहां पर जो संख्याएं हैं इनके हिसाब से हम उपयुक्त विधि लगाते हैं। तो यहां पर देखो वैसे इतनी भी बड़ी संख्याएं नहीं हैं, तो ये प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि क्या है, तो हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देना चाहिए, और फॉर्मूला होता है ये
कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे, कितने स्तंभ बनेंगे, एक तो ये है, एक फिर x होता है जो कि इनका मध्य बिंदु होता है, एक f है, एक कॉलम d के लिए बनता है जब हम x में से a को माइनस करेंगे, और एक कॉलम ये होगा जिसमें f और d का गुणा होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 यहाँ पर कॉलम बनेंगे। पांच कॉलम बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कॉलम। ओके, पहले कॉलम में आएगा ये जो दैनिक जेब भत्ता, वर्ग अंतराल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पे लिखना चाहो वर्ग अंतराल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 11 13, चलो लिख ही देते हैं, ये क्या है, 11 से 13, 23 से 25 तक, ठीक है। मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या है, तो इनको प्लस करो, 2 से भाग दे दो। वैसे भी इनका बीच का 12 साफ दिख रहा है, और प्लस करोगे तो आएगा 24, 24 का आधा करेंगे 12, प्लस करेंगे आएगा 28, 28 का आधा करेंगे 14, और वैसे भी साफ दिख रहा है कि इसके बीच का 14 होगा। ऐसे ही 16 18 20, ठीक है ना। इनको और इनके ठीक बीच क्या है, ये 19 है, 21 है, तो बीच में 20 होगा। ऐसे यहाँ पर है 22 24, फिर है बारंबारता, तो बच्चों की संख्या लिखो या यहाँ पे बारंबारता लिखो, बात एक ही है। ओके, 7 6, मध्य बिंदु x होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं d, और d होता है x माइनस a, ठीक है। और a जो बिल्कुल यहाँ पे बीच में हो वो लेना बेस्ट होता है। इसमें से हमने a ज्ञात करना है, a को हम कहते हैं कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। तो इसमें से एक को हम a ले लेते हैं, तो 18 बिल्कुल बीच में है, तो ये लेना सबसे सही रहता है, ठीक है। नहीं तो लेने को तो कोई भी ले लो आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 12 में से 18 गया, मतलब 18 को सबसे माइनस करेंगे, तो ये -6 है। इसमें से माइनस करेंगे तो -4 -2 0 2 4 6। अब यहाँ पे गुणा करेंगे हम f और d का, 7 6 को 42, 6 6 को 24, 9 दूनी 18, 0 2f, 5 को 20 और 6 को 24। यहाँ पर इनको अगर हम इनका योग करेंगे क्या आएगा, 8 4 12 2 14 का 4 1 1 2 2 4 4 8, और यहाँ पर इनका योग करेंगे क्या आएगा, एक तो 2f है, और ये 44। समझे आप, यहाँ पे माइनस माइनस को अलग हिसाब किया, प्लस प्लस वाले का अलग हिसाब किया। और अब क्या होगा देखो, 2f तो आ जाएगा, ये 44 में से 84 गया, तो बेसिकली इसमें से इसको माइनस करो और चिन्ह बड़े का आएगा, तो -40। ये आ गया है इसका टोटल करके। तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, 5 4 9, 9 और 13 होता है 22 31 38 43। एफ बी ए साथ में ध्यान रखना, 43 प्लस एफ, ठीक है। अच्छा, कल्पित माध्य लेने से फ़ायदा ये हुआ कि जो संख्याएं अब 12 और 7 का हम गुणा करके 84 लिखते, यहाँ पे थोड़ा छोटी छोटी संख्याएं हो गई हैं, बस ये फ़ायदा हुआ है। तो माध्य क्या होगा, फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन
सिग्मा एफ। अब चीज़ें रखते हैं फॉर्मूले में। माध्य दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि जो माध्य है यह है 18। ठीक, तो ये हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। ए 18 प्लस सिग्मा एफ डी ये है 2f माइनस 40 अपॉन ये। ठीक है यहाँ तक। अब ये इधर जाएगा, माइनस होके 0 आ जाएगा। 2f माइनस 40 अपॉन, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास है 2f माइनस 40। 40 इधर आएगा और f हो जाएगा 40 अपॉन 2 यानी 20, और ये हमारा आंसर है। और अब हमारे पास चौथा प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारणी दी है और हमने माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में फिर आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं। हम इसका भी कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी। कल्पित माध्य से भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि। लेकिन आपको अगर पग विचलन विधि यूज़ करनी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। हमेशा की तरह पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि में a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और कितने कॉलम बनेंगे यहाँ पे? तो एक कॉलम में तो ये आएगा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में x आता है जो इनका मध्य बिंदु होता है, तीसरे कॉलम में ये आएगी बारंबारता, चौथे कॉलम में आएगा d जिसमें हम x माइनस a करेंगे, और पांचवें कॉलम में आएगा फिर जब f और d का गुणा करेंगे हम आपस में। तो 5 यहाँ पर कॉलम बनेंगे। ठीक है, और लाइनें कितनी यूज़ होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 7 2 9 10 लाइनें। सबसे पहले कॉलम में आएगा वर्ग अंतराल, आपको ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है मध्य बिंदु, जो कि जिसको x लिखते हैं हम। अच्छा चलो ये लिख देते हैं, 65 से 68, 3 दिन का गैप है ये। फिर 68 से 71, 86। बारंबारता जिसको हम f से दर्शाते हैं, 2 4 3 8 7 4 2। ओके ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं इसका मध्य बिंदु क्या होगा। इनका मध्य बिंदु क्या होगा, तो देखो सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। ये गैप कितना है? 3 का गैप है ना भाई, 65 और 68 माइनस करो, 3 आ रहा है। 3 का आधा क्या होगा? 2.5, सॉरी 3 का आधा 1.5 होगा, 1.5। 1.5 इसमें जोड़ दो तो होगा क्या? 66.5। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको प्लस करो, 65 और 68 को प्लस करो, 2 से भाग दे दो, तो ये होगा 6 दूने 12, 1 13, 2 छके 12, 2 छके 12.5 आया वही, ठीक है ना। और अब नीचे कैसे लिखें, तो यहाँ पे 3 के गैप से बढ़ रहे हैं आगे, 3 के गैप से नीचे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 3 जोड़ते जाओ इसमें। $75.5, ठीक है, जोड़ने में गलती मत करना, वैसे कि कहीं पे भी थोड़ा चेक कर सकते हो आप। गैप 3 का है, 3 का आधा 1.5 होता है, इसमें 1.5 जोड़ो तो 78 आएगा, 78.5 आएगा। और वैसे भी यहाँ से देखिए 3 प्लस करके ये, तो ये क्रॉस चेक करते रहा करो। फिर ये आएगा 81.5 और ये होगा 84.5। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखना है विचलन d x माइनस a। इनमें से किसी भी एक को ले लो,
लेकिन बीच वाले को लेते हैं तो सबसे सही रहता है। कल्पित माध्य, अब इसमें से इसे माइनस करना है, तो इसमें से इसे माइनस करने का मतलब है कि इसमें से इसे माइनस करो, माइनस लगा दो, तो ये आएगा -9, है ना। फिर -6, -3, 0, 3, इसमें से माइनस करो 3 आएगा, इसमें से माइनस करो 6, 9। ओके, तो हुआ ना, चीज़ें थोड़ा आसान हुई। और अब इसके बाद आराम से हम इनका गुणा कर सकते हैं, F और D का। 9 दूनी 18, 6 जगह 24, -9, 0, 7 दिया 21, 6 जगह 24 और 9 दूनी 18। ओ वेट, ये तो बहुत कुछ कट रहा है यहाँ पे। अच्छी बात है वैसे, कभी मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, हम क्या करेंगे, इनको अलग जोड़ते हैं, इनको अलग जोड़ते हैं, लेकिन देखो 18 से 18 कट रहा है। निशान मत लगाना, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा ये 21 में से 9 गया, तो हुआ क्या, 12, ये हुआ 12। तो ये ठीक है, ये यहाँ पे ये मत लिखना। तो ये कैलकुलेशन इजी हो गई। नहीं तो हम क्या करते, इनको अलग प्लस करते, इनको अलग प्लस करते, और फिर दोनों में से दोनों को माइनस कर देते, घटा देते हम। अब इस पे आ जाओ, बारंबारता का योग क्या है, 4 2 6 7 13 21 24 30, ठीक। वैसे भी यहाँ पे कहा है कि 30 महिलाओं की जांच की गई, तो ये 30 आ गया है। यहाँ तक सब ठीक है। और अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो माध्य हो जाएगा बराबर A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। A 75.5 प्लस सिग्मा FD, यानी ये FD का योग जो कि आया 12 बटे 30। अभी हमने कैलकुलेट करना है, 75.5 ये हुआ, 6 दूने 12, 6 पचे 30, भाग देंगे 0.4 आएगा, और ये आ जाएगा आंसर 75.9। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यहां पे आप देख सकते हैं ये सारणी दी है और हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। साथ में हमने ये भी बताना है कि किस विधि का प्रयोग किया गया। ओके, तो सबसे पहले यहां पे देखो, ये जो टेबल यहां पर दी है, ये आंकड़े दिए हैं, ये जो हमने पिछले कुछ प्रश्न किए हैं उनसे अलग हैं थोड़े से। कैसे, यहां पे आप ध्यान से देखो, ये है 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 58। ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है अगर आप देखें तो। यानी पिछला जो हमने ये क्वेश्चन किया था, आप देखें इसमें ये है 65 से 68, और फिर 68 से 71, फिर 71 से 74, तो कंटिन्यू है, जुड़ा है ना, 71 71 देखो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये सतत नहीं है। 52 की बात सीधे 53 है फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर ये क्वेश्चन होता माध्यक या बहुलक का, फिर तो इसको सतत बनाना बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक होता, हम बनाते इसको सतत, ऐसे नहीं करते। लेकिन क्योंकि माध्य का प्रश्न है, तो माध्य में ऐसा चल जाता है। ध्यान रखना, माध्य में हमें इसको सतत बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जानते हैं ना सतत कैसे बनाते हैं, 52.5 करते हैं, आधा उसमें प्लस करते हैं, आधा उसमें माइनस करते हैं, इस प्रकार करके उसको सतत बनाते हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि माध्य का प्रश्न है। फिर भी अगर आपको बनाना है तो मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में बता दूंगा कि कैसे बनाएंगे, लेकिन यह अलग बात है कि उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, माध्य पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको सतत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें किस विधि का प्रयोग करें। तो आप जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। जब संख्याएं छोटी हों तो प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या हो तो इनमें से एक विधि का यूज हम करते हैं। और यहां पर अगर हम कल्पित माध्य या पग विचलन दोनों में किसी कोई भी अप्लाई करें तो आराम से हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करूँगा क्योंकि कल्पित माध्य विधि से ये आसानी से हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा पग विचलन विधि से, लेकिन कल्पित माध्य विधि से एक तो थोड़ा छोटी टेबल बनेगी और उससे भी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखो, जो अलग अलग मेथड दिए होते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि कैलकुलेशन आसान रहे। जो गणना है तो यहाँ पर अगर हम कल्पित माध्य से करेंगे तो भी गणना हमारी आसान ही रहेगी। ओके ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये टेबल बनानी है प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर संख्याएं बड़ी हैं इसलिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, और आमों की संख्या यानी जो हमारा वर्ग अंतराल है, तो ये वर्ग अंतराल लिखते हैं 50 से 52। ठीक, अब निकलेगा इसका मध्य बिंदु x। तो इसका मध्य बिंदु क्या है? तो ये 50 है, ये 52 है, तो मध्य बिंदु 51 हो गया, बीच का है ना। ऐसे ही इसका मध्य बिंदु 54 हो गया। और वैसे भी आप देखो 3-3 करके नीचे बढ़ रहा है ना, तो ये भी 3-3 करके नीचे बढ़ेगा। 57, 60, 63। वैसे भी देखो 62 और 64 के बीच में 63 आता है। अब है बारंबारता f। अब लिखेंगे हम यहाँ पे d, जो कि होता है x माइनस a। तो a क्या है? a है कल्पित, तो यहाँ पे मतलब एक कल्पित माध्य है, तो यहाँ पर ये जो x है इनमें से एक को हम a लेते हैं, और सबसे बेस्ट है कि बीच वाले को a लें। अब 51 में से 57 गया तो क्या आया? 6 माइनस का आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। फिर इसमें से ये जाएगा -3, इसमें से ये जाएगा 3, सॉरी 57 माइनस होगा, 57 से 0, 3 और ये 6। ठीक है, तो 57 को सबसे माइनस करके लिख दिया। अच्छा, बारंबारता क्या है? 15। अब हम एफ और डी का गुणा करते हैं, तो क्या होगा? 15 छः 90, ये हुआ -330, ये हुआ 0, ये हुआ 345, और ये हुआ 25 छके 150। अब ये हम हल करेंगे तो क्या होगा? -420, और ये आपस में हम जोड़ेंगे, क्या आएगा? 495। अब ये प्लस का ज़्यादा है, माइनस का कम है, तो इसमें से इसे माइनस करो, 75 आएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। और साथ में हम इसको भी प्लस करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास ये भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस करके? क्या यहाँ पे लिखा है? वैसे नहीं लिखा है, चलो। 5, 10, 15, 20, 2, 2, 4, 5, 3, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 4, 400। ओके, और अब हम लिखेंगे कि बस फॉर्मूला लिख देते हैं, माध्य माध्य में क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए है 57 प्लस सिग्मा एफ डी है 75 बटे 400। अब ये कटेगा, 5 से कटेगा ये, 15 पचे 75, 80, फिर 5 तियाँ 15, 16 पचे 80। तो ये हो जाएगा 57 प्लस 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 16 कम 16, 16 8 128, 16 7 112, ये यानी 57.1875। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 57.2 के आसपास, इतने आम। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको ये चेंज करना हो, वर्ग अंतराल चेंज करना हो, क्योंकि ये सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो देखो, आप देखो कि ये इस 52 और 53 में 1 का गैप है, तो हम एक काम करेंगे, आधा यहाँ बढ़ाएंगे, आधा यहाँ कम करेंगे, वो गैप खत्म हो जाएगा। तो पहले वालों में से आधा 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 प्लस करेंगे, तो क्या होगा फिर? तो ये वाला हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 52.5। समझे? ये क्या होगा? ये हो जाएगा
इसमें आधा कम करेंगे 52.5 और यहाँ आधा बढ़ा देंगे 55.5 ऐसे करके नीचे चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पाएंगे कि इसका जो मध्य बिंदु है वो बिल्कुल सेम ही है, तो इसीलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान में रखना। आप समझ रहे हो? हाँ, अगर बहुलक हो और माध्यक ज्ञात करना फिर तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें ये वैल्यूज़ हम लेते हैं यहाँ से, लेकिन इसमें केवल मध्य बिंदु लेना होता है, इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है, ये ध्यान रखना। ओके, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें जो आंकड़े दिए हैं उनका माध्य ज्ञात करना है। उपयुक्त विधि से क्या मतलब है? तो आप भी जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो जब भी हमारे पास बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हमें कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का यूज करना चाहिए। और यहाँ पे पग विचलन विधि सही रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े नंबर जब होते हैं तो सबसे सही रहती है पग विचलन विधि। तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करके इसका माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा कि फॉर्मूला लिख देना चाहिए, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसका फॉर्मूला। तो माध्य का फॉर्मूला होता है पग विचलन विधि से a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये ठीक है। इसमें u क्या है ये सब आपको सारणी में दिख जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर एक टेबल बनानी है और उस टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए। देखो, जब हम पग विचलन विधि से करते हैं तो हमारे पास 6 कॉलम्स होते हैं। एक इसके लिए चाहिए हमें, एक फिर जब हम इनका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो कि x होता है, ये है बारंबारता। उसके बाद फिर u के लिए एक कॉलम बनता है, और फिर f और u का जब गुणा होता है तो ये 6 कॉलम बनते हैं। तो यही सोच के हम सारणी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपको लाइंस खींचनी होगी, तो ये ध्यान में रखना होता है। तो बड़ी सी बनाना, और उसमें लाइनें कितनी आपको रखनी पड़ेंगी, तो देखो 2 लाइनें इसके लिए हो जाएंगी, 3 4 5 6 7 और एक बाद में टोटल करने के लिए 8। तो 8 लाइंस तो ऐसे में होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले में आएगा दैनिक व्यय, इसको हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ये है 100 से 150, 150 से 200, इस तरह से है। अब इसके बाद इनका मध्य बिंदु आता है, मध्य बिंदु x। इसका मध्य बिंदु क्या है, तो 100 और 150 का मध्य बिंदु 125 होता है, साफ दिख रहा है। लेकिन अगर कन्फ्यूज़न है, इनको प्लस करो, तो इनको प्लस करके क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250, उसको 2 से भाग देंगे तो 125 हो जाएगा, है ना। ऐसा करो, 2 से भाग दे दो और 125 आ जाएगा। फिर ऐसे ये है, 150 से 200 के बीच में आता है 175। वैसे भी 50-50 ऐसे में जोड़ते जाओ और 50-50 ऐसे में जोड़ते जाओ, 225, 275, 325। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता, जो कि हम परिवारों की संख्या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, परिवारों की संख्या यानी f। अब यहाँ पे हम x माइनस ए निकालते हैं। a होता है कोई कल्पित माध्य हम लेते हैं, तो बीच वाला हम अक्सर लेते हैं, ये है, और इसको घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे इन सब से। तो 225 को हम इनसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 125 में से 225 माइनस हुआ तो माइनस का 100 हो जाएगा, है ना। बड़ा ये है तो ये माइनस का साइन आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -50, 0, फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 50, और इसमें से इसे तो सॉरी 100। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, u निकालते हैं। u होता है x माइनस ए अपॉन एच। ओके, आप यहाँ पे छोटा सा i बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर बना होता है ना। जैसे यहाँ पे भी है ये i, मतलब जो इस तरह, जैसे x ये है ना अलग अलग, तो इसमें i लगता है। फिर जैसे, अच्छा अभी बारंबारता भी तो लिखेंगे हम, 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको भाग देना है, किससे, h से। h क्या है, देखो h है जो कि वर्ग माप होती है। अब इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा, 50 आएगा ना, तो h है 50। 50 से इसको भाग देंगे हम, तो 50 से इसको भाग दिया
माइनस का 2, फिर इसे भाग दिया 1, है ना, 50 से इसको भाग दो, फिर इसे भाग दो, इसे देंगे 0 1 2, और यहाँ पे हम f और u का गुणा करेंगे। ये है f और ये u, 4 दूने 8, 5 0, 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक, अब इनको हम इनका सरल करेंगे तो देखो 8 5 हुआ 13, तो माइनस माइनस वालों को अलग हिसाब, इनका अलग हिसाब करते हैं, प्लस प्लस वालों को अलग हिसाब करते हैं। ये हुआ 6, 13 में से 6 गया 7 आया और बड़े का चिन्ह आता है। तो ये ठीक है यहाँ तक सब कुछ, ओके। और अब हमने अच्छा, इसके अलावा हम इसका भी योग ज्ञात करते हैं जो हमारे पास बारंबारता है। तो 2 2 4 16, 5 21, 4 25, तो माध्य हो जाएगा क्या, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक, तो अब सारी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a हमने लिया था 225, ये है -7, है ना, सिग्मा एफ यू -7, सिग्मा एफ है 25, और h है 50। ठीक है, तो ये 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 225 माइनस 14, और ये आंसर आ जाएगा माइनस करके 211, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हमने पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर लिया है, और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सारणी है और हमने इसका माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि हम यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अक्सर बच्चे समझते हैं कि क्योंकि ये छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जो होता है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कैलकुलेशंस हो जाएंगी, गुणा भाग काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको करेंगे पग विचलन विधि से, और आप देखेंगे कि कितना आसान हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन। तो हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि से करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं, और सारणी में हम 6 कॉलम रखेंगे। पग विचलन विधि में 6 कॉलम्स होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से टेबल बना दी है, मतलब अभी हम इसमें यहाँ पे ये लिखेंगे। अब देखो SO2 की सांद्रता हमने यहाँ पे लिखना है, या फिर सीधे वर्ग अंतराल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, क्या है ये लिखते हैं 0.0 से 0.4, 0.04, 0. ठीक है, और इसके बाद आता है मध्य बिंदु x। बाय द वे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या यहाँ पर आएगा। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ओके, अब यहाँ पे x आता है, उसके बाद बारंबारता यानी जो ये है, उन्होंने भी बारंबारता ही लिखा है f। इसके बाद यहाँ पर हम x माइनस a करते हैं ये। अच्छा, अभी हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है, 0 एंड 0.04, तो इसका मध्य बिंदु है 0.02। देखो कैसे, सिंपल तरीका बताता हूँ, इनको प्लस करो, जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो खैर 0 ही है, तो 0.04 आएगा, और 2 से भाग दे दो तो 0.02। ऐसे ही इनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो। और वैसे भी आप देखो 0.04 के अंतर से नीचे बढ़ रहे हैं, मतलब 4 8 12 16 20 ऐसे आ रहा है ना, तो ये भी 2 2 के 4 4 के अंतर से नीचे आएगा। 4 मतलब 0.04 के अंतर से। तो इनका मध्य बिंदु 6 ये है, फिर 0.10 है ना, 6
14, 18 एंड 22। और वैसे भी आप देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु ये पड़ता है ये। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बारंबारता है 4 9 9 2 4 2। 4 9 9 2 4 2। ठीक है, अब यहां पर किसी एक को हम ले लेते हैं ए, कल्पित माध्य। अक्सर बीच वाले को लेते हैं, लेकिन इसमें बीच में ये दो हैं, किसे लें? तो इसको ले लेते हैं, छोटे वाले को, ताकि माइनस करने में आसानी हो। इसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा 0.08, है ना। इसमें से इसे माइनस करो, लेकिन बड़े का चिन्ह आता है माइनस करने में। फिर ये माइनस करेंगे 0.04, फिर 0, फिर यहाँ पे 0.04। जब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे 0.08 एंड 0.12। जब इसमें से इसे घटाएंगे, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप है u निकालने का। u होता है x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, x माइनस ए ये है, h क्या है? तो h यहाँ पर है जो वर्ग माप होती है, जो इनका अंतर होता है। इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा? 0.04। तो h 0.04 है। अब इसमें हम, अब देखो, अभी तक सब सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जब इसमें हम भाग देंगे 0.08 में भाग देंगे हम 0.04 से। क्यों? क्योंकि h 0.04 आया है। तो भाग देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? तो देखो, पॉइंट से पॉइंट कटा, 8/4 हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के दो स्थानों की तक यह संख्याएं यहाँ हैं, और ये भी पॉइंट के 2 डिजिट तक है। तो पॉइंट से पॉइंट कटा, और 4 दूनी 8, 2 आ गया। फिर जब इसको भाग देंगे हम h क्या है? जब इसको इससे भाग देंगे तो सेम ही है, -1 माइनस आएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। 0 में जब इसका भाग देंगे तो 0, इसमें इसका भाग देंगे तो सेम ही है, 1 आएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 चौको 8, और इसमें इसका भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है यहाँ तक? ओके। और अब हमने गुणा करना है f और u का। 4 दूने 8, 9 एकम 9, 0 2 8 6। ठीक है, इनका हम हिसाब करेंगे तो क्या आएगा? 9 9 8 17 माइनस का 17 होगा, और इनका करेंगे तो क्या आएगा? 8 6 14 तो 16, माइनस का 17 प्लस का 16 माइनस का 1 हुआ। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आपने देखा कितनी आसान होगी हमारी सारी कैलकुलेशन इस विधि से करने में। नहीं तो क्या होता, अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो सोचो इनका और इनका गुणा करना पड़ता, कितना ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन होती। देखो h क्या था हमारे पास? 0.04, जो वर्गमाप है ना, इसमें से इसको घटा के जो आता है 0.04, वो हम अक्सर यहाँ पे लिख देते हैं h इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर लिख सकते हैं, और h लिखने के लिए जो यहाँ पे जगह बच जाए, तो ये h हो गया है। अच्छा, बारंबारता को भी का भी योग करना है हमने, क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा f है ना, तो इसका योग तो हमने निकाल दिया। अब इसका भी योग, तो ये क्या होगा? 9 4 13, 13 9 22, 23 24, 24 6 30। वैसे भी क्वेश्चन में ये लिखा है कि 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए, तो ये टोटल 30। तो ये सब हो गया है, फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है कि पग विचलन विधि से माध्य का फॉर्मूला ये है। अब हमने मान रखना है, तो ये हो जाएगा, ए क्या है हमारे पास? ए है 0.10। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू ये -1 अपॉन सिग्मा एफ ये 30 गुणा 0.04। अब यहाँ पे होगी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 0.10 प्लस माइनस का माइनस, ऊपर ये आ जाएगा 0.04 अपॉन 30। 0.10 माइनस, अब इसको भाग देना है। कैसे देंगे? देखो,
0.04 को अगर हम 30 से भाग दें तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे पहले 0 पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, अभी भी भाग नहीं जाता, तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, अब यहाँ 0 लग जाएगा, अब चला जाएगा। ठीक है, यहाँ चाहो तो 0 से 0 काट दो, 3 कम 3 और 3 तिया 9, इस तरह से आएगा ये 0.00133। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इसको घटाना है हमने, कैसे करेंगे? 0.10 माइनस 0.00133, 7। ओके, ये इधर लिया 10, अब ये हुआ 9। आता है ना आपको इस तरह से करना कि ये यहाँ से गया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर ये 9 हो गया, यहाँ पे हुआ, फिर ये 9 हो गया यहाँ पे, इस तरह से। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 8, 9, 0। तो ये आ रहा है 0.09867। और इसको लगभग लगभग हम क्या लिख सकते हैं, अगर अगर 2 या 3 प्लेसेस तक लिखना हो तो 0.9 और ये भी 9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये एक बढ़ जाएगा, ये 8 का 9 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। 8वां प्रश्न हमारे पास ये है, तो कौन सी विधि का प्रयोग करें यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक एक खास बात है इन आंकड़ों की। आप देखो, यहाँ पे 0 और 6 का अंतर क्या होता है, 6। यहाँ पे अंतर क्या है, 4 है ना। 10 में से 6 को घटाओ, 4 आएगा ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर से 6 है, यहाँ पे 8 अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो वर्ग माप है, ये वर्ग माप सेम नहीं है। तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है, पग विचलन विधि, वो तो बिल्कुल नहीं होगी। तो पग विचलन का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। अब इसमें हम करेंगे जो बाकी दो विधियां बची, एक प्रत्यक्ष विधि है और दूसरा कल्पित माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़े बड़े गुणा भाग हमारे पास होते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। तो सबसे सही यहाँ पर बचता है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना। ओके, पग विचलन क्यों नहीं करते किया हमने यहाँ पे? क्योंकि वर्ग माप एक जैसे नहीं है, यहाँ वर्ग माप अलग अलग है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि जो यहाँ पर संख्याएं हैं, थोड़ा बड़ी संख्याएं हैं। ओके, और फिर यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो इनका गुणा बड़ा मुश्किल होता। सोचो, इसका मध्य बिंदु निकाल के फिर हम गुणा करते 3 से, कितना मुश्किल होता। तो बेस्ट है हम यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि में 5 स्तंभ बनते हैं, ठीक है, कॉलम उसमें 5 होते हैं। तो चलो बनाते हैं टेबल। तो यहाँ पर हमने सारणी बना दी है। देखो, अगर आपको ये पता नहीं हो, कन्फ्यूज़न हो कि कितने यहाँ पर कॉलम बनेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है पहले तो फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि। यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, यहाँ पे आप आई लिख सकते हो इनमें। ओके, तो ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे तो वर्ग अंतराल आएगा पहले में, जो कि है दिनों की संख्या। आप चाहो तो वर्ग अंतराल लिखो, या जो यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पे आता है मध्य बिंदु x, फिर बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या जो है, ये बारंबारता है, और इसका जो सिंबल है वो f है। ठीक है, इसके बाद फिर हम d ज्ञात करते हैं, वो होता है x माइनस ए, और बाद में होता है f और d का गुणा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि 5 यहाँ पर कॉलम बनेंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि फॉर्मूला पहले लिख दो, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या हमने किस तरह से सारणी बनानी है। अब यहाँ पे ये लिखते हैं 0 to 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38,
38 से 40। मध्य बिंदु क्या करेंगे, इनको जोड़ो और 2 से भाग दे तो 0 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, सॉरी 0 और 6 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 6/2 यानी 3, है ना। इनको जोड़ो क्या आया 16, 16 का आधा करो 8, इनको जोड़ो क्या आएगा 24, इसका आधा करो 12, ठीक है ना। इनको जोड़ो कितना आया 34, आधा करो 17, फिर इनको जोड़ो क्या आया 48, 48 है ना, 48 का आधा करेंगे क्या आएगा 24, फिर इनको जोड़ो क्या आएगा ये हुआ 8 8 16, 3 3 6 66, इसका आधा करेंगे 33, और फिर यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 78 आएगा और आधा करेंगे 39। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से, मतलब सिंपल तरीका है। और भी तरीके हैं बहुत सारे। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ये ये भी तरीका है कि आप इसका अंतर देखो क्या है, इसका अंतर 4 है ना, तो जो अंतर है उसका आधा करो और इसमें जोड़ दो। 4 का अंतर है आधा किया 2 हुआ, इसमें जोड़ दिया। 4 का अंतर है आधा किया 2 आया, इसमें जोड़ दिया। 6 का अंतर है आधा किया 3 आया, इसमें जोड़ दिया। ये भी एक तरीका है जो आपको सही लगे। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे क्या है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, डी एक्स माइनस ए। अब इनमें से एक किसी को ए लेते हैं तो अक्सर हम बीच वाले को लेते हैं। अब माइनस होगा देखो, तो 3 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा -14, 8 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 9 है 17, 9 और 8 17, मतलब -9, ये -5, 0, इसमें से ये घटाएंगे तो 5, 5 नहीं 7, ये घटाएंगे तो क्या आएगा 33, 33 में से ये गया 17 दूनी 34, 16, और फिर ये आएगा 22। ओके, और अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो -154, -90, -35, 0, 7 चौको 28, 48 और 22। ठीक, ओके। अब यहाँ पर हम इसका टोटल करते हैं तो माइनस माइनस वाले यहाँ पर हैं 9 और 9 3 12 17, 1 और 1 2, -279। प्लस में है हमारे पास 8 दूने 16 तो 18, 1 9 98, तो यह आ जाएगा 1 8 1 181, माइनस वाला तो -181। ओके, और इसको प्लस करेंगे हम क्योंकि फॉर्मूले में इसका टोटल है और एफ का टोटल है, तो 3 1 4, 4 3 12, 12 7 19, 29 30 40, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 40 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, ए है 17 प्लस ये है सिग्मा एफ डी -181 अपॉन सिग्मा एफ इज़ 40, प्लस माइनस का हुआ माइनस, यहाँ हम भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 4 चौको 16, 2 0 पॉइंट, 4 5 20, 4 दूने 8, 4 5 20, और ये हो जाएगा माइनस करके 17 में से ये हुआ 12.475, जो कि लगभग आ जाएगा 12 इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 स्थानों तक हम लेके आएंगे तो ये एक बढ़ जाएगा, ये इतना। अच्छा, ये क्या चीज़ थी, ये दिनों की संख्या, तो इतने दिन, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सारणी दी है, तो हमेशा की तरह माध्य ज्ञात करने से पहले हम ये सोचते हैं कि कौन सी विधि का प्रयोग करें, क्योंकि उसी हिसाब से फिर यहाँ पे एक टेबल हम बनाते हैं। अब अगर हम इन संख्याओं को देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और यहाँ पे अगर हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करें तो सही रहेगा। प्रत्यक्ष विधि तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल होती है, गुणा भाग काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। अब कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें या पग विचलन विधि का, तो यहाँ पे हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। इससे जो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन है ये बहुत आसान हो जाएगी। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अंतर देखो, अंतर क्या है, यहाँ पे 10 का अंतर है,
10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, बिल्कुल 10-10 का अंतर है। यानी यहाँ पर आराम से हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अंतर इनका जो वर्ग माप है अलग अलग होती तो फिर पग विचलन विधि का प्रयोग नहीं कर पाते हम, तब तब कल्पित माध्य पे आ जाते। खैर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पग विचलन विधि। अब जब हम ये विधि लगाते हैं तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो, पग विचलन विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, और यहाँ पर जो टेबल बनती है उसमें 6 कॉलम होते हैं, तो बनाते हैं। अच्छा, ये कितना है, 1 2 3 4 5 2 7 8, तो लाइनें लगेंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो ये लिखा है साक्षरता दर, या फिर हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ओके, ये है 45 से 55, फिर आते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु क्या है, 45 और 55 का मध्य बिंदु क्या है? तो वैसे तो साफ दिख रहा है कि 50 है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो, इसका अंतर क्या है, 10 का अंतर है ना। 45 और 55 में 10 का अंतर है, उसका आधा करो और पहले वाले में जोड़ दो। 10 का आधा किया 5, इसमें जोड़ दो तो 50 हो गया। और या फिर अगर आपको लग रहा है कि सर कितना मुश्किल बता रहे हो, तो इनको प्लस करो, जोड़ो दोनों को। क्या हुआ, 45 और 55 को जोड़ो, 100 आया ना, उसको 2 से भाग दे दो, 50। ऐसे ही इनको जोड़ो और 2 से भाग दे दो, है ना। और या फिर 55 और 65 के बीच में तो 60 आता है, ये तो बहुत सिंपल बात है। और अगर आपको वैसे देखना है तो देखो, यहाँ 10 का अंतर है, जो अंतर है उसका आधा करो और पहले वाले में जोड़ दो। तो 10 का आधा 5, वो पहले में जोड़ दिया, 60 आ गया। ऐसे यहाँ पे करेंगे। और वैसे भी 10-10 से नीचे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 10-10 से हम आगे बढ़ाते हुए इसको लेके चलेंगे, और देखो सही आ रहा है। यहाँ पे है बारंबारता या फिर नगरों की संख्या, 10 11 8 3। ठीक है, अब हम लिखते हैं x माइनस ए, क्योंकि हमने u निकालना है ना, तो u होता है x माइनस ए अपॉन एच। लेकिन उससे पहले x माइनस ए निकालना है, यानी ये जो x है इसमें से a होता है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। ये 70 हम सबसे माइनस करेंगे, 50 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -20 आएगा। 60 में से 70 गया -10, 0, 80 में से 70 10, और ये 20। अब यहाँ पे h क्या है, तो h होता है वर्ग माप। वर्ग की माप क्या है यहाँ पे, तो ये अंतर 10 का है ना, वर्ग माप 10 है, तो h हो गया 10। इससे भाग देंगे हम सबको, तो इसको भाग देंगे तो 2 आएगा, -2 -1 0 1 2, ये आ गया u। और अब f और u का आपस में गुणा करेंगे तो ये होगा f u। ओके, क्या हुआ, 3 दूने 6, 10 0 8, 3 दूने 6। और अब हमने इसको जोड़ना है, तो ये आएगा, देखो माइनस माइनस वाले हैं माइनस के 16, प्लस प्लस वाले हैं 14, तो अंतर क्या है, 2 का। ठीक, और फिर साथ में सिग्मा एफ भी होता है, यानी एफ का भी योग करना है हमने, तो 8 3 11 दूने 22, 22 32 3 35, 35 35। ठीक है, अक्सर यहाँ पे भी लिखा रहता है कभी कभी। पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य, ये सब मान रखते हैं। ए है 70, ये है -2, है ना, एफ यू। सिग्मा एफ है 35 और एच है 10, जो वर्ग माप थी, इनका जो अंतर होता है। अब यहाँ पर ये कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये हो जाएगा 70 -4/7, 0.4, 7 5 35, 7 7 49,
और एक 0 7 एकम 7 इस तरह से आएगा, और ये माइनस करके आएगा 69.429 समथिंग। ओके, और इसको राउंड ऑफ करके अगर हम करें तो ये आएगा 69.43 लगभग। अच्छा, ये क्या है? ये है साक्षरता दर प्रतिशत में, तो ये आंसर आएगा इतना प्रतिशत, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।